हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रतलाम नर्सिंग कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के प्रोसीजर्स के बारे में, जिसमें हमारे आज का टॉपिक रहेगा एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस। ठीक है, इस लेक्चर में अपन देखेंगे कि एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस क्या होता है, इसके पर्पस क्या होते हैं, इंडिकेशन क्या होता है, किस पेशेंट में एब्डोमेन पैरासिंथेसिस करना पड़ता है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे अपन इसमें रोल ऑफ नर्स बिफोर द प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले नर्स के क्या क्या रोल्स होते हैं, और प्रोसीजर के एंड होने के बाद नर्स के क्या क्या रोल्स होते हैं। उसके बाद में अपन देखेंगे कि कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है। ठीक है, प्रोसीजर की वजह से पेशेंट को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले इमेज देखते हैं अपन। नाम क्या आ रहा है इसमें, एब्डोमेन पैरासिंथेसिस। तो जो प्रोसीजर है वो कहाँ पर करनी है, आपको पेशेंट के एब्डोमेन पे करनी है। ठीक है, पेशेंट जो प्रोसीजर है उसका नाम क्या है, पैरासिंथेसिस। इस प्रोसीजर में क्या करते हैं, जो पेशेंट का एब्डोमेन रहता है, एब्डोमेन का जो पेरिटोनियल कैविटी रहती है, पेरिटोनियल कैविटी में क्या हो जाता है, एक्सेसिव फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो उस एक्यूमुलेशन के कारण क्या हो जाती है, पेशेंट को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो उस कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं हम, जो एक्सेसिव फ्लूइड बन रहा है उसको एब्डोमेन से रिमूव करवाते हैं। तो जो एक्सेसिव फ्लूइड है एब्डोमेन का, उसको रिमूव करवाने की प्रोसीजर होती है, उसको ही हम एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इमेज में हमको क्या दिख रहा है कि ये पेशेंट है और ये इसका एब्डोमेन है, जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि जो एब्डोमिनल ग्रीथ है वो क्या हो गई है, पेशेंट की बढ़ गई है। क्यों बढ़ी है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन अपन को दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक आईवी सेट की मदद से या कैथेटर की मदद से क्या कर रहे हैं, नीडल इंसर्ट करके यहाँ से फ्लूइड को रिमूव करवा रहे हैं। कहाँ पे, एक बैग के अंदर इसको रिमूव करवा रहे हैं या कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने क्या होती है, प्रोसीजर होती है, जिसमें अपन क्या करते हैं, एब्डोमिनल के एक्सेसिव फ्लूइड को रिमूव करवाने का काम करते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं हम क्या होता है। एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस इज अ प्रोसेस वेयर रिमूव द एब्डोमिनल पेरिटोनियल फ्लूइड। ठीक है, एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस क्या है, एक प्रोसीजर है जहां पर हम क्या करते हैं, जो पेरिटोनियल कैविटी है वहां के एक्सेसिव फ्लूइड को रिमूव करने का काम करते हैं। ठीक है, नो एज एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस, जिसको हम एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस के नाम से जानते हैं। क्लियर है डेफिनेशन। आगे बात करते हैं हम इसके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्पस की, कि क्यों जरूरत पड़ गई कि पेशेंट में हमको जो एब्डोमिनल फ्लूइड है उसको एक्सेट आउट करवाना है या एक्सेप्ट करवाना है। ठीक है, तो पर्पस देखते हैं हम क्या क्या होंगे। रिलीफ फ्रॉम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। ठीक है, फर्स्ट पर्पस क्या है इसका, पेशेंट के जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उससे रिलीव करवाने के लिए हम एब्डोमिन का जो एक्सेसिव फ्लूइड है उसको निकाल देते हैं। ठीक है, तो पेशेंट के जो एब्डोमेन में फ्लूइड रहता है उसके बढ़ने के कारण पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कैसे होगा, क्योंकि जब क्या होगा, एब्डोमेन की ग्रीथ बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा, है ना, तो उसके कारण क्या होगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा। उसके कारण क्या होगा, जो पेशेंट का डायफ्राम है, ठीक है, डायफ्राम मतलब क्या होता है, जो आपकी थोरेसिक कैविटी और जो आपकी एब्डोमेन कैविटी रहती है उसको अलग करने का काम करता है। उसके बीच का जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जब क्या होगा, पेशेंट की एब्डोमेन ग्रीथ बढ़ेगी, एब्डोमेन का साइज बढ़ेगा फ्लूइड के कारण, तो उस कारण से जो डायफ्राम रहता है उस पर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर पड़ने के कारण क्या होगा, जो डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। जब डायफ्राम कहाँ जाएगा, थोरेसिक कैविटी की तरफ ज़्यादा जाएगा, तो उस कंडीशन में जो पेशेंट रहता है वो क्या नहीं कर पाएगा, प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, है ना। प्रॉपर जो उसका लंग्स रहता है उसको एक्सपांड होने के लिए स्पेस नहीं मिल पाएगा। तो उस कंडीशन के कारण पेशेंट को क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, इसलिए अपन ने फर्स्ट पर्पस क्या लिखा है कि पेशेंट की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को रिलीव करना है, तो क्या कर दो, जो एब्डोमेन में एक्सेसिव फ्लूइड जमा हुआ है उसको रिमूव कर दो। क्लियर है फर्स्ट पर्पस। उसके बाद नेक्स्ट पर्पस की बात करते हैं हम। नेक्स्ट पर्पस क्या होगा अपना, रिलीव्ड द एब्डोमिनल प्रेशर फ्रॉम एब्डोमिनल ऑर्गन। ठीक है, क्या करना है हमको, जो एब्डोमिनल प्रेशर है उसको क्या करना है, कम करना है फ्रॉम एब्डोमिनल ऑर्गन। अब जो हमारा पेरिटोनियल फ्लूइड रहता है, मान लो ये क्या है, पेशेंट का एब्डोमेन है। ठीक है, एब्डोमेन के अंदर क्या होती है, एब्डोमेन जो रहता है उसके जितने भी ऑर्गन्स रहते हैं उसको कवर करने वाली जो कैविटी होती है, ठीक है, इसको कवर करने वाली जो कैविटी है, ये क्या है, आपका पेशेंट का एब्डोमेन है।
ठीक है। एब्डोमेन के अंदर क्या देखना है अपन को, क्या होती है, पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, एब्डोमेन के अंदर क्या होती है, पेरिटोनियल कैविटी होती है। एब्डोमेन के जो भी क्या रहते हैं, मान लो कि क्या है, एब्डोमेन के अंदर के ऑर्गन्स है, तो ऑर्गन्स को जो कवर करता है वो क्या होती है, आपकी पेरिटोनियल कैविटी होती है। अब पेरिटोनियल कैविटी में क्या पाई जाती है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन पाई जाती है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। ठीक है, माइंड में इमेज क्लियर करते जाना कि हम क्या बात कर रहे हैं, हम हमारे एब्डोमेन की बात कर रहे हैं। एब्डोमेन के अंदर क्या है, एक कैविटी है जिसको हम क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। उस कैविटी के अंदर मेम्ब्रेन पाई जाती है जिनको हम क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। अब जो एब्डोमेन मेम्ब्रेन रहती है क्या करती है, तो इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करती है, सीक्रेट करती है, सीक्रेट पेरिटोनियल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड सीक्रेट करेगी, नाम इसका क्या है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, इसलिए जो फ्लूइड सीक्रेट करती है उसका नाम क्या है, पेरिटोनियल फ्लूइड है। ठीक है, अब बात करें कि पेरिटोनियल फ्लूइड क्या फंक्शन करता है, क्यों सीक्रेट होता है। तो जो पेरिटोनियल फ्लूइड होता है ये क्या करता है, जो हमारी एब्डोमेन वॉल होती है और हमारे जो एब्डोमेन के ऑर्गन होते हैं उनके बीच में फ्रिक्शन होने से बचाता है। क्या करता है ये, जो हमारी एब्डोमिनल वॉल होती है और हमारे एब्डोमेन के अंदर जो ऑर्गन्स है उनके बीच में क्या नहीं हो, फ्रिक्शन ना हो, है ना, उससे प्रिवेंट करने का काम कौन करता है, पेरिटोनियल फ्लूइड करता है। ठीक है, और अगर हम बात करें नॉर्मल अमाउंट की, नॉर्मल अमाउंट ऑफ पेरिटोनियल फ्लूइड। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो पेरिटोनियल फ्लूइड रहता है उसका नॉर्मल अमाउंट कितना रहता है, तो अपन बोल सकते हैं कितना रहता है, 50 ml टू 75 ml अबाउ। ठीक है, कितना रहते हैं नॉर्मल जो पेरिटोनियल फ्लूइड बनता है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के द्वारा, वो कितना रहता है, तो अपन बोल सकते हैं कितना होता है, 50 ml टू 75 ml फ्लूइड होता है। ठीक है, अब जो ये फ्लूइड रहता है क्या करता है, इतना नॉर्मल रहता है, जो हमारी पेरिटोनियल कैविटी में पाया जाता है और जो एब्डोमेन के ऑर्गन है इनको एक तरीके से फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है और साथ में प्रोटेक्शन देने का भी काम करता है। ठीक है, तो किसी इन्फेक्शन के कारण या किसी डिजीज कंडीशन के कारण क्या हो सकता है, जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो सकती है, हाइपर एक्टिव हो सकती है, रप्चर हो सकती है, उसके कारण क्या हो सकता है, जो फ्लूइड रहता है वो एक्सेसिव अमाउंट में सीक्रेट हो जाएगा, है ना। तो एक्सेसिव अमाउंट में अगर सीक्रेट हो जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो फ्लूइड रहेगा उसको क्या करवाना पड़ेगा, रिमूव करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो रिमूव करवाने की जो प्रोसेस होती है वो ये क्या होती है, आपकी एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस के नाम से हम उसको जानते हैं। क्लियर है, यहाँ पे हमने ये इतनी सारी बातें क्यों करी, ताकि जिसको पता नहीं हो कि एब्डोमेन जो रहती है उसके अंदर पेरिटोनियल एक कैविटी भी होती है, एक मेम्ब्रेन भी होती है और एक फ्लूइड भी बनता है और उसका नॉर्मल अमाउंट क्या रहता है। तो ये छोटे छोटे जो डाउट रहते हैं वो भी क्या हो जाएंगे, उनके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो पर्पस में हमने देख लिया क्या, कि फर्स्ट तो ये क्या अपन क्या करते हैं, इसका यूज़ क्यों करते हैं, तो जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उसको रिलीव दिलाने के लिए करते हैं। दूसरी बात हमने क्या करी है कि ये क्या करता है, रिलीव करता है एब्डोमेन के प्रेशर को, और जो ऑर्गन के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, ज़्यादा फ्लूइड अगर एक्यूमुलेट हो जाएगा तो फ्लूइड कहीं पे प्रेशर डालेगा, जो आपके एब्डोमेन के ऑर्गन्स है ना, उन पे क्या करेगा, ये प्रेशर डालेगा। तो उस प्रेशर को कम करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए भी हम इस प्रोसीजर का यूज़ करेंगे। उसके बाद में अगर नेक्स्ट पर्पस की बात करें तो टू प्रोवाइड द कंफर्ट टू पेशेंट। ठीक है, क्या प्रोवाइड करेगा, ये पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करेगा। कंफर्ट कैसे प्रोवाइड करेगा, तो जब पेशेंट के एब्डोमेन में एक्सेसिव फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, उसकी एब्डोमेन ग्रीथ बढ़ जाएगी, तो उस कारण क्या होगा, पेशेंट को एक तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो हो गई सही, है ना, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पेशेंट डिस्कम्फर्ट में चले जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए भी हम क्या करते हैं, उस एक्सेसिव फ्लूइड को रिमूव करवाते हैं। क्लियर है इतना। उसके बाद में आगे देखें कि और क्या पर्पस हो सकता है इसका, डायग्नोसिस पर्पस। ठीक है, डायग्नोसिस पर्पस क्या, मतलब हमको अगर पता लगाना है कि जो हमारी पेरिटोनियल कैविटी है उसमें किसी तरीके का इन्फेक्शन है या फिर मेम्ब्रेन रप्चर है ना, या फिर कुछ ब्लड लीकेज है, इन सब का अगर अपन को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है या पता लगाना है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, डायग्नोसिस पर्पस से भी क्या करते हैं, जो हमारा एब्डोमेन के अंदर का फ्लूइड है उसको रिमूव करवाते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, पर्पस होते हैं एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस के। ठीक है, क्लियर है इतना। आगे देखते हैं हम इसके अब इंडिकेशंस। ठीक है, इंडिकेशंस के बारे में बात करते हैं कि किस कंडीशन में हम एब्डोमेन के जो फ्लूइड रहता है उसको रिमूव करवाएंगे। ठीक है, तो किस कंडीशन में करवाएंगे, एक ही कंडीशन होती है इसमें, क्या होती है, एसाइटिस।
ठीक है, किस कंडीशन में इसको क्या करते हैं हम फ्लूइड को रिमूव करवाते हैं, या बोल सकते हैं कि एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस करने का इंडिकेशन क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे उसको एसाइटिस। एसाइटिस का मतलब क्या होता है कि जो फ्लूइड रहता है, कौन सा फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड, वो क्या हो जाता है एक्सेसिव अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, तो एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना क्या कहलाता है, एसाइटिस कहलाता है। ठीक है, मेडिकल टर्म में इसको क्या बोलते हैं अपन, एसाइटिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर है एसाइटिस क्या है, तो इसमें अपन लिख सकते हैं एसाइटिस क्या है, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड। क्या है एसाइटिस का मतलब, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, और क्या बोल सकते हैं हम, और एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन, कौन सी कैविटी में जमा हो रहा है, एब्डोमेन, एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, एसाइटिस का मतलब क्या होता है, कलेक्शन हो जाना एक्सेसिव फ्लूइड का, कहाँ पर, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, इंडिकेशन होता है किसके लिए, एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक और अपन बोल सकते हैं इंडिकेशन क्या हो सकता है, कैंसरस कंडीशन। ठीक है, एब्डोमेन कार्सिनोमा, कार्सिनोमा मतलब क्या, कैंसरस कंडीशन, कैंसेरियस कंडीशन। ठीक है, क्लियर है इंडिकेशन, कब कब करते हैं हम, जब एसाइटिस हो जाता है। एसाइटिस का मतलब क्या, कि जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर एक्सेसिव फ्लूइड भर गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसाइटिस बोलते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो कब कर सकते हैं, जब हमारा जो एब्डोमेन रहता है उसके अंदर कार्सिनोमा हो जाता है, मतलब जो कैंसरस सेल डेवलप हो जाती है ना। तो कैंसर के कंडीशन में भी अपन को क्या करना है, डायग्नोज करना है ना पेशेंट को, तो अपन क्या कर सकते हैं, सैंपलिंग लेने के लिए भी क्या कर सकते हैं, वहाँ से फ्लूइड को रिमूव करवा सकते हैं। क्लियर है इतना, आगे देखते हैं हम इसके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल ऑफ नर्स बिफोर द प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर से पहले नर्स का रोल क्या होता है, नर्स क्या क्या करेगी, तो फर्स्ट देखते हैं, सबसे पहले नर्स क्या करेगी, सिलेक्ट द राइट पेशेंट। अब सबसे पहले क्या करना रहता है अपन को, हर प्रोसीजर में आपको क्या करना है, फर्स्ट सबसे पहले तो राइट पेशेंट को सिलेक्ट करना है, कि किस पेशेंट का आपको क्या करना है, एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या कर लिया उसने, जो पेशेंट था उसको सिलेक्ट कर लिया, मतलब यही हमारा राइट पेशेंट है। उसके बाद में क्या करा, चेक द रिटर्न कंसर्न। अब क्या कर रहे हैं, एब्डोमेन के अंदर क्या करेंगे, एक नीडल को इंट्रोड्यूस करेंगे और वहां से क्या करेंगे, फ्लूइड को रिमूव करवाएंगे। तो एक तरीके से ये कैसी है, इन्वेजिव प्रोसीजर है आपकी, है ना। तो इसमें अपन को क्या करना है, पेशेंट का हमेशा रिटर्न कंसेंट लेना है। ठीक है, क्लियर है, क्या करा फर्स्ट, सबसे पहले तो क्या करा, राइट पेशेंट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में क्या करा हमने, पेशेंट का रिटर्न कंसेंट ले लिया। उसके बाद में अब क्या करेंगे, यहाँ पर कलेक्ट आर्टिकल्स। अब नर्स क्या करेगी, जो आर्टिकल्स रहते हैं वो कलेक्ट कर लेगी। ठीक है, आर्टिकल्स में हमको क्या क्या चाहिए, तो फर्स्ट हम बोल सकते हैं कि हमको क्या करना है, फ्लूइड को रिमूव करवाना है। उसके लिए हमको क्या चाहिए, नीडल चाहिए। नीडल कौन सी चाहिए, 16 गॉज की। ठीक है, 16 गॉज की क्या चाहिए हमको, नीडल चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बोल सकते हैं कि हमने नीडल तो इंट्रोड्यूस कर दी, उसके बाद में हमको क्या चाहिए, अब आईवी कैथेटर चाहिए, क्योंकि कैथेटर से ही हम क्या करेंगे, जो नीडल है उसको कैथेटर से कनेक्ट करेंगे। तो हमको क्या चाहिए अब यहाँ पे, आईवी कैथेटर। ठीक है, तो सीक्वेंस से याद रखते रहो, आर्टिकल क्या लिया अपन ने, फर्स्ट तो नीडल इंसर्ट करनी थी, इसलिए हमने नीडल ले ली है। नीडल कैसी ली हमने, 16 गॉज की ले ली है। उसके बाद अगर बात करें तो नीडल से हमको कैथेटर कनेक्ट करना है, तो हमने क्या कर लिया है, आईवी कैथेटर ले लिया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो अब हमको क्या करना है, जो फ्लूइड है उसको रिमूव करवाना है, तो फ्लूइड को कलेक्ट करने के लिए भी एक बॉटल चाहिए रहेगी। ठीक है, तो हम क्या नेक्स्ट आर्टिकल क्या ले लेंगे, कलेक्शन बॉटल। क्या ले लेंगे हम, कलेक्शन बॉटल, जिसमें हमको क्या करना है, फ्लूइड को कलेक्ट करना है, वो बॉटल ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो इसके बाद अपन क्या ले सकते हैं, यहाँ पर बीटाडिन ले लेंगे, बेटाडिन सॉल्यूशन। ठीक है, क्या लेंगे हम, बेटाडिन सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, बेटाडिन सॉल्यूशन क्यों लेंगे हम, तो वहाँ पर जो साइट रहती है उसको क्लीन करने के लिए हम बेटाडिन सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो और क्या चाहिए अपन को, यहाँ पर लोकल एनेस्थीसिया चाहिए, लोकल एनेस्थीसिया।
ठीक है। लोकल एनेस्थीसिया में एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, क्या चाहिए हमको, टॉपिकल ज़ाइलोकेन। ठीक है, क्लियर है। ये हमारे क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। क्या क्या लिया हमने, नीडल ली, क्योंकि नीडल के द्वारा ही हमको क्या करना है, फ्लूइड को रिमूव करवाना है। नीडल को कनेक्ट करने के लिए हमने क्या ले लिया, अब आईवी कैथेटर ले लिया। उसके बाद फ्लूइड को कलेक्ट करने के लिए हमने क्या ले ली, कलेक्शन बॉटल ले ली। उसके बाद में क्लीन करने के लिए हमने क्या ले लिया, बेटाडिन सोल्यूशन ले लिया। उसके बाद में हमने क्या ले लिया, लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया में कौन सा लिया हमने, टॉपिकल ज़ाइलोकेन, है ना। टॉपिकल मतलब स्किन पे अप्लाई करने वाला ज़ाइलोकेन ले लिया, ताकि आप जब नीडल इंसर्ट करते हो उस समय पेशेंट को पेन ना हो। ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम, तो और क्या करेंगे हम प्रोसीजर में, प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले तो हम क्या करेंगे, चेक द वाइटल साइन। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, इस प्रोसीजर का स्टार पॉइंट होता है। कौन सा पॉइंट होता है, ये स्टार पॉइंट होता है। स्टार पॉइंट मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको क्या करना है, जब भी हम एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस करते हैं तो ऑलवेज सबसे पहली चीज हमको क्या करना है कि पेशेंट का वाइटल साइन ले लेना है ना। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको क्या कर दिया, जो नीडल है उसको इंट्रोड्यूस करवा के और फ्लूइड को निकला लिया, है ना। आपको क्या करना है, हमेशा पहले वाइटल साइन लेना है। अब वाइटल साइन में बात करें तो मोस्ट कॉमनली कौन सा वाइटल चेक करना है आपको, चेक ब्लड प्रेशर। क्या चेक करना है आपको, ब्लड का प्रेशर चेक कर लेना है हमेशा पेशेंट का। क्यों चेक करना है, तो इसके पीछे भी क्या होता है, रीजन होता है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट की बॉडी में से एक्सेसिव अमाउंट में जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया था उसको रिमूव करवा रहे हैं या ड्रेन आउट करवा रहे हैं, है ना। तो ड्रेन करवाने के कारण क्या होगा, जो फ्लूइड रहता है इमीडिएटली क्या होगा, रैपिडली फ्लूइड जो बॉडी में जो फ्लूइड बढ़ा था अगर बाहर निकाल लिया है तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम एकदम से कम होगा। तो जब फ्लूइड बाहर निकलेगा तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या हो सकता है, हाइपोवोलेमिया हो सकता है। क्योंकि क्या हो रहा है, बॉडी से क्या निकल रहा है, फ्लूइड ज़्यादा अमाउंट में बाहर निकल रहा है। तो पेशेंट को क्या हो सकता है, तो अपन लिख सकते हैं बिकॉज, क्यों लेना है हमेशा, तो यहाँ बिकॉज करके लिख लेंगे, बिकॉज रिस्क ऑफ हाइपोटेंशन। काय की रिस्क है पेशेंट में, हाइपोटेंशन की रिस्क है। ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, चेक द एब्डोमिनल ग्रीथ ऑफ पेशेंट, है ना। प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले क्या कर लेंगे, पेशेंट की जो एब्डोमिनल ग्रीथ है मतलब उसकी जो विड्थ है उसको भी क्या कर लेंगे, हम चेक कर लेंगे, है ना। चेक क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि जब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है तो एब्डोमिनल जो ग्रीथ होगी वो ज़्यादा होगी। जब हम फ्लूइड रिमूव कर लेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगी, एब्डोमिनल ग्रीथ कम हो जाएगी। ठीक है, तो बिफोर प्रोसीजर भी आपको एब्डोमिनल ग्रीथ को चेक कर लेना है और आफ्टर प्रोसीजर भी चेक करना है, ताकि आपको पता चले कि कितने इंचेस जो एब्डोमिनल है वो उसका सप्रेस हुआ है। क्लियर है इतना। उसके बाद में क्या करेंगे अपन, एम्प्टी द यूरिनरी पाथवे, या यूरिनरी जो ब्लैडर है उसको क्या कर लेंगे, प्रोसीजर करने से पहले बोलेंगे उसको यूरिन पास आउट कर दो, है ना। ताकि ब्लैडर क्या हो जाए, जब आप एब्डोमेन से फ्लूइड को रिमूव करवाते हो तो ब्लैडर भरे होने के कारण कॉम्प्लिकेशन पैदा ना हो, या फिर जो एब्डोमेन है उस पर प्रेशर ना लगे। इसलिए हम क्या कर लेते हैं, जो यूरिनरी ब्लैडर रहता है उसको क्या कर लेते हैं, रिमूव कर, जो रहता है भरा हुआ रहता है उसको क्या कर लेते हैं, एम्प्टी करवा देते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद में नेक्स्ट हम आगे क्या करेंगे, अब पोजीशन देंगे पेशेंट को। ठीक है, कौन सी पोजीशन देंगे अपन पेशेंट को, जब फ्लूइड रिमूव करवाते हैं तो कौन सी पोजीशन देते हैं, हाई फाउलर पोजीशन। कौन सी पोजीशन देना है पेशेंट को, हाई फाउलर पोजीशन देना है। ठीक है, नियर एड्ज ऑफ बेड, नियर एड्ज ऑफ बेड। ठीक है, पेशेंट को क्या करना है, जब भी अपन एब्डोमिनल पैरासिम्पथोसिस करवाते हैं तो उसको हाई फाउलर पोजीशन दे देना है। ठीक है, कैसे देना है, तो नियर एज ऑफ बेड, जो बेड होता है उसका जो एज होता है, एज मतलब उसका जो कॉर्नर होता है वहाँ पर क्या करना है, पेशेंट को बिठा देना है। ठीक है, बिठाने से क्या होगा, जो ग्रेविटी होगी, ग्रेविटी के कारण आप जो नीडल इंटरसेट करके ट्यूब लगाओगे और बैक कलेक्ट करोगे तो ग्रेविटी के कारण आसानी से जो फ्लूइड रहता है वो रिमूव हो जाएगा। इसलिए हमको पोजीशन का ध्यान रखना है, कौन सी पोजीशन देंगे, हाई फाउलर पोजीशन देंगे नियर एज ऑफ बेड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपन अब क्या करेंगे, साइड का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो साइड सिलेक्शन में क्या देखेंगे अपन कि अपन को कहाँ पर नीडल इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, साइड कहाँ पर लगाएंगे, मिड लाइन बिटवीन सिम्फाइसिस प्यूबिस टू अम्बलाइकस। ठीक
ठीक है, हमको क्या करना है, साइड का सिलेक्शन करना है, मतलब कि जो नीडल हम लगा रहे हैं फ्लूइड को रिमूव करवाने के लिए, हम कहाँ पर लगाएंगे, वो जो हमारे पेल्विस का नीचे वाला जो इंटीरियर पार्ट होता है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, सिम्फाइसिस प्यूबिस के नाम से जानते हैं। वहाँ से बात करें तो अम्बलाइकस है ना, अम्बलाइकस जो होती है हमारी, उसके क्या करना है आपको, मिड लाइन में लगाना है, मतलब सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बलाइकस के बीच में हमको क्या करना है, नीडल को इंसर्ट करना है। जैसे मान लो कि ये क्या है आपका, अम्बलाइकस है, क्या ये अम्बलाइकस, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है आपका, सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो आपको जो नीडल इंट्रोड्यूस करनी है वो कहाँ पर करनी है, इन दोनों की मिड लाइन के बीच में आपको क्या करनी है, यहाँ पर नीडल को इंसर्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बोले तो कहाँ बोल सकते हैं हम, और 1 2 फिंगर बिटवीन द अम्बलाइकस, ठीक है। साइड सिलेक्शन की बात करें तो कहाँ पर लगाना है, जो सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है और अम्बलाइकस होता है, इसके मिड लाइन में आपको क्या करना है, यहाँ पर नीडल को इंसर्ट करना है। और अगर अपन बोले तो क्या बोल सकते हैं इसको, तो 1 2 फिंगर बिटवीन द अम्बलाइकस, है ना, जो ये आपके अम्बलाइकस है वहाँ से 2 फिंगर नीचे भी क्या कर सकते हो आप, इंसिजन कर सकते हो। तो दोनों बात का मतलब एक ही है, साइड एक ही है, बस उसको अपन अलग तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है इतना। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें तो आगे अपन क्या करेंगे अब, तो जो जाइलोकेन जेली रहती है इसको क्या कर देंगे, अप्लाई द टॉपिकल एप्लीकेशन, ठीक है। किसको अप्लाई कर देंगे यहाँ पे हम, टॉपिकल जाइलोकेन को, जाइलोकेन जेली, है ना, उस पार्ट को क्या कर देंगे जहाँ पर आपको नीडल इंसर्ट करनी है ना, इस पार्ट पर आपको नीडल लगानी है, तो यहाँ पर क्या कर दो, जाइलोकेन जेली अप्लाई कर दो, ताकि जब नीडल इंसर्ट करते हैं तब पेशेंट को पेन ना हो, ठीक है। क्लियर है इतना। आगे देखते हैं उसके नेक्स्ट हम बात करते हैं अब रोल ऑफ नर्स आफ्टर द प्रोसीजर, ठीक है। बिफोर द प्रोसीजर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि बाद में क्या करते हैं, है ना। तो प्रोसीजर के पहले क्या करा हमने, सबसे पहले तो राइट पेशेंट को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में इन्वेजिव प्रोसीजर है इसलिए हमने क्या कर लिया, रिटर्न कंसेंट ले लिया। उसके बाद में आर्टिकल की बात करें तो हमने आर्टिकल कलेक्ट कर लिए, ठीक है, आर्टिकल सीक्वेंस से याद रख लेना है आपको। उसके बाद में हमने क्या करा, जो पेशेंट था उसके वाइटल साइन को चेक कर लिया। अब वाइटल साइन में भी ध्यान रखो, क्या मोस्ट कॉमनली चेक करना है, तो ब्लड प्रेशर को मोस्ट कॉमनली क्या करना है आपको, चेक करना है। क्यों चेक करना है, क्योंकि फ्लूइड एकदम से बॉडी से कम होगा, उस कंडीशन में पेशेंट काय में चल जाएगा, हाइपोवोलेमिया में चले जाएगा, मतलब जो उसका ब्लड प्रेशर है वो सडनली क्या हो जाएगा, लो हो सकता है ना। उसके बाद में यूरिनरी ब्लैडर को खाली करवा देना है। क्यों खाली करवाना है, ताकि जो भरा हुआ ब्लैडर रहता है वो जो प्रोसीजर रहती है उसमें इंटरप्शन ना करे, ठीक है। उसके बाद में अपने देखा पोजीशन कौन सी देंगे, तो पेशेंट को बिठा दो, है ना, बिठा देना मतलब क्या कि हाई फाउलर पोजीशन दे देना है। कहाँ पर देना है, तो नियर एज ऑफ द बेड, बेड के एज में क्या करना है, उसके पैर को नीचे की तरफ रख के पेशेंट को बैठा देना है, ताकि ग्रेविटी के कारण आसानी से फ्लूइड रिमूव हो जाए। उसके बाद में साइड देख ली हमने, कहाँ पर करेंगे, तो जो हमारे अम्बलाइकस होता है और सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है उसके मिड लाइन में हमको क्या करना है, इनसे वो जो नीडल रहती है उसको इंसर्ट करना है। उसके बाद में क्या देखना है अपन को, जो जाइलोकेन जेल रहता है इसको अप्लाई कर देना है। क्लियर है इतना। उसके बाद हम देख लेते हैं क्या होता है रोल ऑफ नर्स आफ्टर द प्रोसीजर, है ना, कि प्रोसीजर होने के बाद में नर्स क्या करेगी, ठीक है। तो नर्स क्या करेगी, तो सबसे पहली चीज़ तो क्या करेगी, वो वाइटल साइन चेक करेगी, चेक द वाइटल साइन ऑफ पेशेंट, ठीक है। फर्स्ट क्या करेगी, ये वाइटल साइन चेक करेगी, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ये क्या होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है कि पेशेंट में अपन क्या करते हैं, अगर एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस करते हैं तो उस कंडीशन में जो नर्सिंग फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है आफ्टर द प्रोसीजर वो क्या होती है, तो नर्स को क्या करना है, पेशेंट का वाइटल साइन चेक करना है। रीज़न क्या है इसका, क्योंकि क्या रहता है, बिकॉज आगे देख लिया था हमने इसके बारे में, बिकॉज रिस्क ऑफ हाइपोटेंशन, पेशेंट को क्या की रिस्क है, हाइपोटेंशन की, या अपन बोल सकते हैं क्या, हाइपोवोलेमिक शॉक। कौन सा शॉक लग सकता है, पेशेंट की बॉडी से सडनली फ्लूइड बहुत सारा अमाउंट में क्या हो गया है, बाहर निकल गया है, तो उस कंडीशन में हाइपोवोलेमिक पेशेंट को शॉक लग सकता है, ठीक है। तो आफ्टर प्रोसीजर क्या कर लेना है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमको जो वाइटल साइन रहता है उसको चेक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करें कि आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, चेक द अमाउंट ऑफ फ्लूइड। दूसरा क्या कर लो, प्रोसीजर कर लिए मतलब कि फ्लूइड रिमूव करवा दिया है, अब क्या कर लो, तो चेक कर लो अमाउंट ऑफ फ्लूइड,
है ना। ये क्या होती है, सेकेंड प्रायोरिटी होती है। फर्स्ट तो अपन ने क्या चेक करा, वाइटल चेक करा, उसके बाद में क्या कर लिया हमने, कितने अमाउंट में फ्लूइड निकला है उसको हमने क्या कर लिया, चेक कर लिया। ठीक है, अब इसमें अपन लिख लेते हैं कि हमको क्या करना है, जब भी एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस करते हैं तो हम कितना फ्लूइड निकाल सकते हैं। तो लिख लेते हैं हम, इन एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस, इन एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस 2000 ml, या क्या बोल सकते हैं इसको, 2 लीटर्स पेरिटोनियल फ्लूइड आर रिमूव्ड। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ जो क्या रहता है अपना अमाउंट रहता है चेक करने का, उसमें क्या, ये क्या होती है आपकी सेकंड प्रायोरिटी होती है। मतलब फर्स्ट तो वाइटल चेक कर लो और अमाउंट चेक कर लो कि कितना हमने फ्लूइड निकाला है ना। तो अपन यहाँ पे क्या एक लाइन लिख ली है ना, नोट डाल के अपन ने क्या लिख लिया, एक लाइन लिख ली है कि एब्डोमिनल जो पैरासिंथेसिस रहता है उसमें एक बार में कितना फ्लूइड निकाल सकते हैं, तो उसमें एक बार में हम 2 लीटर फ्लूइड को रिमूव करवा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद में हम एक और लाइन लिख लेते हैं यहाँ पर कि अगर 2 लीटर से ज़्यादा फ्लूइड रिमूव हो जाता है, ठीक है, when accidentally remove 3000 ml fluid, then risk of hypovolemic shock और vascular collapse। ठीक है, क्या देखा हमने कि अगर एक्सीडेंटली, नॉर्मल हमने बात करी कि जो एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस है वहाँ पर क्या करना है आपको, जो फ्लूइड एक बार में रिमूव करना है वो कितना कर सकते हो आप, 2000 ml कर सकते हो या 2 लीटर निकाल सकते हो। बट एक्सीडेंटली आपने ध्यान नहीं दिया और ज़्यादा मात्रा में अगर फ्लूइड निकल गया है, कितना 3000 या इससे ज़्यादा 3000 ml या इससे ज़्यादा फ्लूइड अगर रिमूव हो गया है, तो इससे पेशेंट को क्या रिस्क रहेगी, पेशेंट काय में चल जाएगा, हाइपोवोलेमिक शॉक में चले जाएगा। मतलब पेशेंट का जो बीपी है वो सडनली फेल हो जाएगा या ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर इसको बोले अपन तो क्या बोल सकते हैं, वस्कुलर कोलैप्स, है ना। तो वस्कुलर कोलैप्स भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्लियर है इतना। इसके बाद हम क्या करेंगे आगे, तो ऑब्जर्व करेंगे फर्दर कॉम्प्लिकेशन के लिए। फर्स्ट जो हमने वाइटल चेक कर लिए थे, चेक कर लिया था हमने उसके अमाउंट को। उसके बाद में थर्ड अपन बात करें तो क्या करेंगे अपन, ऑब्जर्व पेशेंट फॉर अदर कॉम्प्लिकेशन। अदर कोई इसको कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही है फ्लूइड रिमूव करने की वजह से, उन सबको भी क्या करेंगे हम, ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर हमने करी है तो उसके इफेक्टिवनेस को चेक कर लेंगे कि हमने जो फ्लूइड था उसका रिमूव करवाया है तो पेशेंट का उससे कुछ फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे कि फर्स्ट क्या कि रिलीव डिज्निया, पेशेंट को क्या हो रहा था, डिफिकल्टी हो रही थी ब्रीथिंग में, तो हम देख लेंगे कि जो उसका डिज्निया था वो रिलीव हुआ है या नहीं हुआ है। और दूसरी चीज हम क्या देख लेंगे, पेशेंट फील कंफर्ट। ठीक है, पेशेंट में क्या देखा हमने,
कि जो प्रोसीजर है उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, मतलब हमने क्या करा, फ्लूइड को रिमूव करवा दिया है तो पेशेंट को उससे कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमने कैसे देखा कि देख लिया हमने क्या कि पेशेंट को पहले दिक्कत क्या हो रही थी कि उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही थी, है ना, मतलब कि डिस्निया हो रहा था, डिफिकल्टी हो रही थी ब्रीथिंग में। तो अब फ्लूइड आपने रिमूव कर दिया है तो उसकी जो कॉम्प्लिकेशन थी वो कम हुई या नहीं हुई है वो चेक कर लिया। उसके बाद अगर दूसरी चीज़ की बात करें हम तो क्या देख लिया हमने कि जो पेशेंट है वो कंफर्टेबल फील कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहले उसका एब्डोमेनल की ग्रीथ बढ़ी हुई थी, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन था, उसके कारण क्या हो रहा था, जो पेशेंट था उसको अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही थी, है ना। तो फ्लूइड अब रिमूव कर दिया है तो अब चेक कर लो कि जो पेशेंट है वो कंफर्टेबल है, मतलब कंफर्टेबल वो फील कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, जो नर्स रहती है उसके रोल होते हैं आफ्टर द प्रोसीजर के बाद उसको ये सारी चीज़ें क्या करनी है, चेक कर लेनी है। क्लियर है इतना? आगे देखें इसके। नेक्स्ट हम बात करें तो अब बात करते हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है पेशेंट को, है ना। एब्डोमेन में क्या करा है आपने, एक नीडल को इंट्रोड्यूस करवा के जो फ्लूइड रहता है उसको रिमूव करवाया है ना। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो क्या होगा, पहला फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, पेरिटोनाइटिस। क्या हो सकता है पेशेंट को, पेरिटोनाइटिस हो सकता है। उसके अलावा अगर बात करें तो पेशेंट को क्या हो सकता है, ब्लड लॉस हो सकता है, और क्या हो सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक लग सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वस्कुलर कोलैप्स भी बोल सकते हैं, वस्कुलर कोलैप्स। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है, तो ये क्या हो सकती है, पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो सकती है ना। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस टीस बस लग गया, मतलब याद रखना है, टीस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। जहाँ पर भी क्या जाता है, पीछे टीस दिख जाता है अपन को किसी भी टर्मिनोलॉजी के पीछे, तो हम क्या देखते हैं उससे, वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन कहाँ पर हो रही है, पेरिटो वर्ड लिखा है, मतलब जो पेरिटोनियल कैविटी है जहाँ पर आपने नीडल को इंसर्ट करा था उस जगह पर क्या हो जाएगी, इन्फेक्शन के कारण, है ना। बाहर से अगर आपने स्टेराइल तरीके से प्रोसीजर को यूज़ नहीं करा है, जो नीडल है या जो ट्यूब का कनेक्ट करा है वो कैसा है, स्टेराइल नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो पेरिटोनियल कैविटी रहती है वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाएगी। तो हमने फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन देख लिया क्या, कि जो एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस रहता है इसको करने की वजह से पेशेंट में क्या हो सकता है, जो पेरिटोनिस लेयर है वहाँ पर क्या हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनाइटिस के नाम से जानते हैं। उसके अलावा देखिए तो क्या हो सकता है, ब्लड लॉस हो सकता है, क्योंकि आपने क्या करी है, अंदर की तरफ क्या करी है, पेरिटोनियल जो कैविटी है वहाँ पर नीडल को इंसर्ट करा है, तो नीडल इंसर्ट करने की वजह से क्या हो सकता है, रप्चर हो सकता है, और उसकी वजह से आपको ब्लड लॉस देखने को मिल सकता है। उसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो क्या हो जाएगा, हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाएगा। इसके बारे में आगे अपन ने बहुत बार बात कर ली है कि हाइपोवोलेमिक शॉक क्यों होता है, क्योंकि सडनली रैपिडली बॉडी से जो फ्लूइड रहता है ज़्यादा अमाउंट में रिमूव हो जाता है, तो उस कंडीशन में हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाएगा, जिसको अपन वस्कुलर कोलैप्स के नाम से भी जानते हैं। वस्कुलर कोलैप्स मतलब क्या, वस्कुलर वर्ड किससे रिलेटेड है, आपके हार्ट से रिलेटेड है। कोलैप्स का मतलब क्या होता है, फेल हो जाना, है ना। तो हार्ट फेल भी हो सकता है, क्योंकि हार्ट को जो प्रॉपर अमाउंट में ब्लड रहता है, फ्लूइड रहता है, उसका सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर है इतना? उसके बाद में अपन बोले तो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। इम्बैलेंस मतलब क्या, जो भी सारे इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं आपके फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, है ना, तो फ्लूइड अगर एक्सेसिव अमाउंट में निकल गया है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रोलाइट की बॉडी में कमी हो जाएगी, तो इसलिए अपन ने क्या बोल दिया है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। क्लियर है इतना? तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशन होते हैं किसके, एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, तो छोटी सी प्रोसीजर है, आपको सिंपली बस याद रखना है कि जो पेशेंट के एब्डोमिनल में पेरिटोनियल कैविटी रहती है वहाँ पर एक पेरिटोनियल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो क्या करती है, पेरिटोनियल फ्लूइड को सिक्रेट करने का काम करती है ना। तो किसी कंडीशन की वजह से अगर फ्लूइड ज़्यादा सिक्रेट हो जाता है तो क्या हो जाता है, एब्डोमिनल की ग्रीथ बढ़ जाती है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसको हम एसाइटिस के नाम से जानते हैं। एसाइटिस को रिमूव करवाने के लिए एक प्रोसीजर की जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो टॉपिक अपना क्लियर है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस क्या होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख के क्लियर कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।